लगभग 5 साल के पीरियड में 100 से ज़्यादा कैंसर से और हार्ट अटैक से मौत यहाँ की हुई। पता जब लगा कि डॉक्टर चंद्रवीर जी हैं, एक बार इनके पास जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ का पानी चेक करो आप। तो पानी इन्होंने चेक कराया और जब पता लगा कैंसर के मतलब बहुत सारी बीमारी है, उसके बाद में हम यहाँ के लोग जागरूक हुए। इस युवा को देखिए, इसकी उम्र 21 साल है, लेकिन इसका शरीर बच्चे से भी नाजुक है। ये इसकी उम्र 21 साल होगी, करीबन 7-8 साल से इसकी हड्डियों में 7-8 साल बाद में इसकी हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो गया था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट कराया, किसी भी ट्रीटमेंट से इसको कोई लाभ नहीं हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया। अब इसको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। कृष्णा, काली और हिंडन नदियों के प्रकोप की तलाश में हम एक पहलवान के घर भी पहुंचे, जो कभी हट्टे कट्टे हुआ करते थे, लेकिन नदियों के गंदे पानी ने इनको पिछले कई वर्षों से खाट पर बिठा रखा है। हम इस गांव में जहां जहां भी गए, वहां हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन की तबाही ही देखने को मिली। बिल्कुल, जब तक माँ का दूध पिया बिल्कुल ठीक था। माँ का दूध छोड़ने के बाद जैसे पानी पी, ऊपर का पानी पिया, खाना खाना शुरू किया इसने, तो जब से इसकी हालत खराब होती चली। इसके बाद हम दूसरे गांव की तरफ बढ़े। अचानक रास्ते में हमारी नजर शुगर मिल से निकलने वाले एक वेस्ट ड्रेन पर पड़ी। आप बता रहे थे कि ये जो शुगर मिल है पास में, उसका पानी वेस्ट जो है उसका, वो सीधा का सीधा इस कृष्णा नदी के पानी में बिना ट्रीट किया हुआ ही मिलता है, और वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमें दिख रहा है यहाँ से। देखिए, आज की तारीख में तो मिल का सीज़न भी ऑफ है, गन्ने की पेराई भी नहीं हो रखी, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस चलता है और जो वहाँ पे आदमी रहते हैं, उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चलना चाहिए। और जो बदबू आ रखी है, जो पानी का कलर है, ये स्वतः ही इंडिकेट करता है कि कोई ट्रीटमेंट करके पानी को नहीं डाल रहे। और ये पानी यहाँ से शुगर मिल लगभग किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा और ये सीधा हिंडन में जाता है ना। ये सीधा पानी हिंडन में ये सीधा पानी नहीं, कृष्णा में जाएगा। हाँ, और जो कृष्णा मिलती है वो हिंडन में मिलती है। अल्टीमेटली ये जमुना में ही जाके मिलता है। जमुना में जाके मिलता है। इस गांव में पहुंचने पर हमारा स्वागत एक बड़े से बोर्ड ने किया, लेकिन अफसोस इस गांव के लोग अपने यहाँ किसी मेहमान को बुलाकर ये तक नहीं पूछ सकते कि पानी पिएंगे। अब देखिए, गांव में सरकारी खाना पूर्ति के नाम पे क्या किया गया, जो हैंडपंप्स लगे हैं उस पर ये लिखवा दिया गया ताकि कागज़ों में ये दर्ज किया जा सके कि हमने तो घोषित कर दिया है कि वो पानी पीने लायक नहीं है, पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसा ही एक हैंडपंप है इस गांव में, जिसमें लाल निशान भी लगा है और जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन अगर ये पानी पीने योग्य नहीं है तो इसकी व्यवस्था सिर्फ लिखने से ये व्यवस्था ख़त्म नहीं हो जाती। सिर्फ लिखने से सरकार और प्रशासन का काम खत्म नहीं हो जाता। बाकायदा इस हैंडपंप को सील किया जाना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए और इसको ऐसी स्थिति में लाया जाना चाहिए जिससे कि पानी इससे ना आए। लेकिन अब हालत यही है कि एक तरफ लिखा हुआ है कि पानी पीने योग्य नहीं है, और जब आप इसका हैंडल चलाते हैं तो पानी बाहर आता है। सिंह साहब, क्या हालात हैं? अभी पानी पीना तो है इससे, और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। जैसा भी कुछ है, विषैला हो या वैसा हो, पानी तो पीना ही है इसका। इस गांव से निकलकर हम अपने तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़े, और वो था तबेलागढ़ी गांव। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे बेल्ट का सबसे दूषित पानी इसी गांव में आता है। तो ये है पानी तबेलागढ़ी गांव में जो हैंडपंप्स लगे हैं, और तमाम हैंडपंप्स, हम एक हैंडपंप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे गांव में जितने भी हैंडपंप्स लगे हुए हैं, वहाँ यही पानी आता है। यही पानी पीने को विवश हैं। इसी पानी से खाना बनाया जाता है और इसी पानी से बच्चे पलते हैं यहाँ। ये जो तमाम बच्चे मेरे पास खड़े हैं, ज़रा देखिए, सबके हाथों में, ज़्यादातर के हाथों में आपको डंडे दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी से ही अपंगता है, अभी से ही पैरों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। सरकार और सिस्टम इन गाँव और यहाँ रहने वाले लोगों की तकलीफ से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन सिवाय कागजी कार्रवाई के इनकी जानलेवा समस्या के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते।
वहाँ पर इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी समय से हैं। हालांकि हिंडन में ख़ास तौर से एक तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित पानी जो हम कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज, और साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। कई साल हो गए नदी ऑलमोस्ट डेड की तरह से नदी चल रही है, और उसका कुछ असर कुछ हैंडपम्प्स पे भी मिला है। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए जा पहुंचे बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिलों की सीमाओं पर बसे आखिरी गांव सरोरा में। ये गांव हिंडन नदी से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है, यानी हिंडन नदी के गंदे, काले और जानलेवा पानी के इतने करीब होने के बाद यहाँ एक साफ सुथरे और स्वच्छ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंडन नदी के जिस हिस्से के पास इस वक्त हम खड़े हैं, ये हिस्सा 3 अलग अलग जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, ये तीनों का एक कनेक्टिंग बॉर्डर लाइन है और वहाँ से ये नदी बह रही है। और इससे ठीक पहले हिंडन में काली नदी मिल जाती है और उसके बाद ये हिंडन आगे बहती हुई, हम जो आपको बता रहे थे कि हम ये पूरी नदी ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये हिंडन नदी के दोनों तरफ गांव हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हालत है पानी की, हम ये पानी तमाम दूसरे अलग अलग गाँव के पास से भी देखते आ रहे हैं। अब ये एक बड़े जल स्रोत की तरह, मतलब बड़े जल स्रोत की तरफ बन गया है और अब आगे ये गाजियाबाद और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। खतरा और बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है। अभी तो ये 80-90% डाइल्यूट है। जो आप इसकी हालत देख रहे हैं, इससे करीब मतलब 80-90 गुना गंदा पानी इसमें गर्मियों में चलता है। इस गांव में हिंडन नदी के सबसे करीब सुनीता का घर है। इनके लिए हिंडन नदी कभी माता हुआ करती थी, लेकिन आज यही नदी सुनीता के घर में कुछ ही दिन पहले आए एक नन्हे मेहमान के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। नदी के इस छोर से 50 मीटर की दूरी पर सुनीता जी आपका घर है। यहाँ जो हालात आप कह रहे थे, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके पाँव जो है वैसे थे, यही पानी आप लोग पीते हैं? जी जी नहीं, अब तो हम समरसेबल 2-3 साल से लगा चुके हैं। उससे पहले हम नल का पानी पीते थे। पानी तो इतना गंदा है कि हम बैठ के खाना भी बस मुश्किल ही खा पाते हैं। इसके बाद हम बागपत और मेरठ की सीमा पर बसे आखिरी गांव डोलचा पहुंचे, यानी वो इलाका जहां के बाद हिंडन नदी गाजियाबाद जिले में प्रवेश करती है, यानी दिल्ली एनसीआर के बेहद पास। इस नदी के दोनों किनारों पे अलग अलग जिलों में जो खेत हैं जिनकी सिंचाई होती है, वहाँ किस तरह का पानी है, ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है, हर जगह का पानी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़रा ये भी देख लीजिए, उस ज़िले से यानी बागपत से जो बागपत ज़िले से मेरठ ज़िले में लोग दाखिल होते हैं नदी के उस छोर से इस छोर तक, कुछ इस तरीके से एक नाव के ज़रिए। ये जो दुर्गंध है ये ख़त्म नहीं हो रही, ये एकदम ऐसी दुर्गंध लगातार कांस्टेंट इस सफ़र के दौरान हमें जहाँ भी हम गए हमको ये दुर्गंध लगातार मिली। जो पानी का रंग है वो और भी कॉन्सेंट्रेटेड पानी है, यहाँ पे पानी का रंग और काला है यहाँ पे, क्या वजह है? देखिए, ये जो आप पानी की दुर्गंध का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये बदबू सहारनपुर से शुरू होती है और ये नदी में निरंतर चलती है। हम लोगों ने अपनी पदयात्राओं में ये पाया था कि जो डिस्टिलरीज़ हैं और शुगर इंडस्ट्री है, उसमें से एक लाल रंग का गंदा पानी निकलता है जो अनट्रीटेड वाटर है, और ये उसकी बदबू है। और उस बदबू को हम अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि हमने उन फैक्ट्रियों के बिल्कुल पीछे जा कर के सैंपल्स लिए थे और उन फैक्ट्रियों की उन बदबू को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। और ये जो बदबू हम बार बार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये वही बदबू है। यहां से ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग के बाद हम गाजियाबाद जिले में दाखिल हुए, जहां हमारा पहला पड़ाव था भादौली गांव। ये गांव गाजियाबाद जिला का पहला गांव है उस बागपत के बॉर्डर के बाद। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये हिंडन नदी है जो यहाँ से बहते हुई आगे गाजियाबाद और फिर आगे नोएडा तक जा रही है। और इसी हिंडन नदी से खेती होती है यहाँ पर। इन खेतों में कौन कौन सी सब्जियाँ सींचते हैं? इसमें सर फसल धान है, ईख, गन्ना, ज्वार, बाजरा और कई ऐसी फसल हैं, कभी तिलहन भी हो जाते हैं। हाँ। इसके बाद सब्जियां लौकी है, तोरी है, कद्दू है और आलू, टमाटर वगैरह की भी खेती होती है। इसमें सारी सब्जियां इसी पानी से सींची जाती हैं? जी बिल्कुल।
तो इसमें पानी इसी तरह का जमा होता होगा, ये काला पानी? जी बिल्कुल, इसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से इसमें जमा होता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी गंदा पानी है। इसमें अगर इसकी खेती होगी तो काफ़ी कमज़ोर होगी। इसे हम ताकतवर बनाने के लिए यूरिया जो भी फर्टिलाइज़र है स्प्रे वगैरह वो करते हैं हम फसलों में। जी बिल्कुल। इसके बाद हम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन पहुंचे और जैसे ही हम करेड़ा गांव में दाखिल हुए, हमें दूर दूर तक खेतों में दाल और दूसरे अनाजों की फसल दिखाई दी। लेकिन इन चमचमाती फसलों का काला सच सुनकर हम भी हैरान रह गए। आपको जो तस्वीर इस वक्त मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वही नदी जो अपने अंदर प्रदूषण समाये हुए और आगे की तरफ बढ़ रही है, वही नदी का एक हिस्सा आपको ये अंदर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये जलकुंभी है और तमाम चीजें आपको दिख रही हैं। और इस नदी का यही हिस्सा, यहां से इस नदी के इस हिस्से में जो पानी आता है उसका इस्तेमाल इस पंप सेट से सब्जियों में पानी पहुंचाने के लिए, फसलों में पानी पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पानी है जो इस नदी का दिख रहा है, इससे सिंचाई पूरे साल होती है जो भी फसल होती है? हाँ, नदी का पानी ही सारी यहाँ नदी के किनारे के खेतों में सब में नदी का पानी ही प्रयोग होता है। कौन कौन सी फसल लगी हुई है अभी? अभी ये आपने देखा है मसूर की फसल है और ये धान की फसलें हैं और बाकी सब्जियां भी सारी की सारी यहाँ नदी के किनारे में होती हैं। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फसल और अनाज किन खेतों से कटकर किन मंडियों से होता हुआ आपके किचन तक पहुंचता है और फिर आपके पेट में भोजन का प्रवेश होता है, जो किसी जहर से कम नहीं है। जो पानी आप हिंडन काली कृष्णा के किनारे की बात कर रहे हैं, अंडर ग्राउंड वाटर टेबल जो है ये एक होता है, मिक्स होता है, और वहाँ पे जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं या वहाँ पे जो फ्रूट्स बनते हैं या जो फसल खेती आप करते हैं, ये इसमें हैवी मेटल्स मिट्टी में जमा होने के कारण पौधों में, सब्जियों में ये हैवी मेटल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद हो सकता है कि आपकी भूख मिट जाए और हर रोज सब्जियां खाने से पहले आप ये तय करना शुरू कर दें कि इन सब्जियों को किस राज्य के किस जिले में किस तरह के पानी से सींचा गया है।